पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वदेशी आंदोलन की एक घटना। वर्ष 1906 में ही एक महत्वपूर्ण घटना तमिलनाडु में हुई। यहाँ के लोग पुराने जमाने से ही काम धंधे के लिए पूर्व के देशों में जाया करते थे। इसी कड़ी में तमिलनाडु के तूतिकोरिन में रहने वाले महान देशभक्त वी.ओ. चिदंबरम पिल्ले ने बर्मा में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। उन दिनों बर्मा भारत का ही अंग होता था। बर्मा से सागवान की लड़की और चावल भारत के अन्य भागों में लाया जाता था, लेकिन पूरे व्यापार व मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक गुलाम देश का नागरिक इतनी हिम्मत करे कि अपनी ही कंपनी स्थापित कर ले। उन्होंने फैसला किया कि पिल्ले की सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने ऐसे षड्यंत्र किए कि पिल्ले की कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ा। जब पिल्ले ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें कैद कर लिया गया तथा 40 साल की सज़ा सुना दी गई। जेल में उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए तथा कहर ढाए गए। कोल्हू में बैल की तरह उन्हें लगा दिया गया तथा दिन रात चलाया जाने लगा। भारती ने इस पूरे घटनाक्रम को बेबाक होकर लिखा तथा लोगों को आह्वान किया कि वे पिल्ले जैसे जननायक को कभी न भूले। उन्हें यह सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि वे भारतीय हैं और ऊपर से देशभक्त हैं। अंग्रेजों के इस अत्याचार को अगर कोई भारतीय भूलता है तो यह कृतज्ञता होगी। यह खबर जब अंग्रेजों तक पहुंची तो भारती को फिर धमकियां व चेतावनियां मिलने लगी। अखबार के मालिक अय्यर से भी कहा गया कि अगर भविष्य में इस तरह के लेख मिले तो अखबार को बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन भारती पर इन चेतावनियों व धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वे अखबार के हितों की खातिर सतर्क जरूर हो गए। नवीन शैली के अग्रणी कवि भारती के गीतों में वंदे मातरम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने देश के जननायकों में लाला लजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंद, दादा भाई नौरोजी व गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत पसंद किया। इसके बाद उन्होंने काव्य में कुछ नए प्रयोग किए जो लोगों को खूब पसंद आए। भारती के साहित्य में परिवर्तन को खूब सफलता मिली तथा उनकी गिनती जाने माने कवियों में होने लगी। देखते ही देखते वे नवीन शैली को एक अग्रणी कवि माने गए। लेकिन भारती को लेखन का अपना एक स्वतंत्र तरीका था तथा वे उस तरीका से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों और उनकी चापलूसी करने वालों के खिलाफ जमकर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उस समय अनेक कवि ऐसे थे जो अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे और जो अंग्रेजों की चापलूसी करते हुए काव्य रचना किया करते थे। जब भारती का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा तो उनसे यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को कान भरने शुरू कर दिए। अधिकारियों के सामने उन लोगों ने भारती के काव्य संग्रह रख दिए तथा उनके खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोल दिया। अधिकारियों के भारती को एक बार फिर लगातार चेतावनियों व धमकियां मिलने लगी। जब उनके शुभचिंतकों व मित्रों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें समझाया तथा इस तरह की कविताओं की रचना न करने की सलाह दी। लेकिन भारती ने इसकी कोई परवाह नहीं की तथा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। वे बड़ा ही खुला और उन्मुक्त व्यवहार करते जिसे लोग अनुशासनहीनता का दर्जा देते। जब भारती नहीं माने तथा अपने रास्ते से नहीं हटे तो उनके साथियों ने इतना जरूर किया कि उनकी कुछ रचनाएं बाजार से खरीद कर छिपा ली ताकि कोई उन्हें अंग्रेज अधिकारियों तक न भेज सके। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भारती की भावनाओं और विचारों में भला कैसे परिवर्तन हो सकता था? उनके दिल में जो गुलामी की जंजीरों की पीड़ थी, भला वह कैसे कम हो सकती थी? उन्हें देश सेवा का सबसे बड़ा माध्यम उस समय लेखनी सूझ रहा था। वे समझते थे कि लेखनी के माध्यम से ही वे अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह का आह्वान कर सकते हैं तथा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अंग्रेज सरकार के काफ़ी नाराजगी व प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.